फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट का फॉर्मेट। इससे पहले वाले पार्ट में हम P&L का फॉर्मेट पढ़ चुके हैं किसी भी बैंकिंग कंपनी के लिए। ये हमारे थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत आता है। तो नॉर्मल हमें पता है जब भी हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं तो दो चीज़ें लेके चलते हैं। एक साइड हमारी लायबिलिटीज़ होती है, एक साइड हमारी एसेट्स होती हैं। इसमें भी आइटम तो वही होंगे लेकिन इसको हम वर्टिकल फॉर्मेट में बनाएंगे। तो देखो, इधर हम लिखेंगे हमारे आइटम्स को, इधर हमारा शेड्यूल आता है, इधर करंट ईयर का डाटा और इधर प्रीवियस ईयर का। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैपिटल एंड लायबिलिटीज़। कैपिटल एंड लायबिलिटीज़ में हम लिखेंगे पहले ऐड में कैपिटल, ठीक है। तो पहले शेड्यूल में हमारे क्या आएगी, कैपिटल। फिर आते हैं हमारे रिजर्व एंड सरप्लस, ये हमारे सेकेंड शेड्यूल में आते हैं। फिर डिपॉजिट्स थर्ड शेड्यूल में, फिर बोरोइंग्स, फिर अदर लायबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, ये हमारे फिफ्थ शेड्यूल में। फिर इनका टोटल कर देते हैं, तो ये हमारी लायबिलिटीज़ का टोटल हो गया। फिर आती है हमारी असेट्स, इसमें हमारा कैश एंड बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हमारा सिक्स शेड्यूल में आता है। बैंक का बैलेंस, ठीक है, मतलब बैलेंस विद बैंक्स, हमारा जैसे कस्टमर वगैरह है बैंक के पास जाते हैं और अपना पैसा जमा करवाते हैं, वो कोई भी मनी जो कॉल या शॉर्ट नोटिस पे मांगी गई है वो हमारा सेवन्थ शेड्यूल में आता है। इन्वेस्टमेंट, एडवांसेस, फिक्स्ड असेट्स और अदर असेट्स, इनका टोटल हो जाएगा, ये हमारी हो जाएंगी असेट्स। फिर आती है कंटीजेंट लायबिलिटीज़, ये हमारे 12th शेड्यूल में आते हैं। और बिल्स फॉर कलेक्शन, इनको हम दिखाते हैं बैलेंस शीट जब हमारी यहाँ पे पूरी हो जाती है। उसके बाद अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि अलग अलग शेड्यूल के अंतर्गत कौन कौन से आइटम आते हैं। फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे कि उन आइटम्स का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो देखो, शेड्यूल 1 ऑफ कैपिटल, कैपिटल के अंतर्गत क्या आता है, सबसे पहले आएगी नेशनलाइज इनकम। नेशनलाइज मतलब एक नेशनल होती है, इंटरनेशनल होती है। तो नेशनल होती है जो हमारे देश से रिलेटेड हो, तो ठीक है। जो नेशनलाइज फॉर नेशनल बैंक के लिए, नेशनलाइज मतलब हमारे देश में जो बैंकों को नेशनलाइज किया गया है जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो नेशनलाइज कौन से हो गए, गवर्नमेंट अकाउंट, जिनके ऊपर गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट जिनको मैनेज वगैरह करके चलती है। तो देखो, कैपिटल फुली आउंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो पैसा आ जाएगा, ठीक है, जो मतलब हमारे गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। फिर आता है फोर बैंक्स इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब ऐसे बैंक जिनको हमने इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट कर, इनकॉर्पोरेट मतलब वहाँ पे हमने उनको खोल रखा है, ठीक है, वहाँ पे हम मैनेज करें। तो कैपिटल इसमें कौन सी आएगी, द अमाउंट ब्रोड इन बाय बैंक्स बाय वे ऑफ स्टार्टअप, कैपिटल के थ्रू लेके आए हो जो RBI ने प्रिस्क्राइब की थी। और अमाउंट और डिपॉजिट कैप्ट विद RBI के साथ हमने कोई भी डिपॉजिट की फॉर्म में कोई भी अमाउंट रखी हो, किस सेक्शन के अंतर्गत, सेक्शन 11(2) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। फिर आते हैं अदर बैंक्स, अदर बैंकों के साथ भाई हमारी अथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड कैपिटल कितनी है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, कार्ड अप कैपिटल कितनी है। और इसमें हमसे वो मतलब कैपिटल घटा के चलते हैं जो अनपेड है, मतलब हमने मांगी थी लेकिन मतलब अब ये नहीं मिली, कॉल अनपेड, ठीक है। और इसमें फॉरफिटेड शेयर्स ऐड कर देते थे। तो फॉरफिटेड शेयर्स क्या होता है, फॉरफिटेड शेयर लगा लो, किसी ने आपकी कंपनी के शेयर वगैरह खरीद लिए और बाद में जब उससे कॉल्स मांगी जाती है तो वो कॉल्स को टाइमली पे नहीं करता है, तो क्या कर लिया जाता है, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है कि उसने जितनी पेमेंट की थी वो भी कंपनी की और मतलब बैंक की है तो यहाँ पे बैंक की हो जाएगी, और जितने भी शेयर थे वो भी कंपनी की। अब उसका कोई अधिकार नहीं रहा, उसे बोलते फॉरफिट करना। फॉरफिट करना मतलब एक टाइप से कही तो जब्त करना, ठीक है। फिर हमारा ऐड आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे अलग अलग टाइप के रिजर्व आते हैं। इसमें पहला आता है स्टैच्यूरी रिजर्व, फिर आता है कैपिटल रिजर्व, फिर आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर आता है रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व। तो इन सभी को करने का एक ही तरीका है, ओपनिंग बैलेंस लेंगे, साल के दौरान जितना भी एडिशन हुआ है वो ऐड करेंगे और इसमें डिडक्शंस जो हैं वो घटाते हैं। तो इनको ऐसे दिखाते हैं, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन और डिडक्शन, ओपनिंग बैलेंस, एडिशन, डिडक्शन, ठीक है। फिर लास्ट में यहाँ पे फिफ्थ होता है इसमें बैलेंस इन P&L अकाउंट, जो हमारा बैलेंस था P&L अकाउंट में हम वो यहाँ पे रखते हैं। फिर हमारा आता है शेड्यूल थर्ड, उसमें आती है हमारी डिपॉजिट। डिपॉजिट्स भी कस्टमर हमारे पास आते हैं, बैंक के पास आते हैं, तो किस किस फॉर्म में, डिमांड की फॉर्म में भी जमा करो। डिमांड मतलब जब भी बैंक के पास वो जाएंगे और डिमांड करेंगे कि भाई मेरे को इतने पैसे की ज़रूरत है, तो बैंक को उनको वो पैसा देना पड़ेगा, उसे बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो ये बैंकों से भी हो सकते हैं, अदर से भी। सेविंग होती है नॉर्मली, जैसे हमारा जो खाता होता है वो सेविंग अकाउंट ही होता है, ठीक है। जब मन करे तब हम उसमें पैसे जमा करवा के आ जाते हैं, निकाल लेते हैं, मतलब जिस पे हमें बहुत कम इंटरेस्ट रेट मिलते हैं कंपैरिजन टू टर्म डिपॉजिट्स वगैरह। टर्म डिपॉजिट्स भी हमारी बैंक के साथ और अदर्स के साथ, इसमें हमारी समझे तो अंडरस्टैंडिंग के लिए फिक्स डिपॉजिट्स आ जाती हैं, मतलब एक टाइप से। तो टर्म मतलब फिक्स, जो एक फिक्स पीरियड के लिए हम जमा करवाते हैं वो पूरा होने के बाद हम उसको निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले निकालते हैं तो इंटरेस्ट वगैरह कम मिलते हैं, तो हमारी टर्म डिपॉजिट्स होती हैं। इनका टोटल करेंगे, ये हमारे डिपॉजिट्स हैं।
फिर बी पार्ट में हमें देखिए भाई डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज इन इंडिया, अलग अलग ब्रांच की इंडिया की वो हमारे डिपॉजिट्स आ जाए। डिपॉजिट्स ऑफ ब्रांचेज आउटसाइड इंडिया, मतलब जो भी डिपॉजिट्स हैं जो ब्रांचेज वगैरह उनकी इंडिया के बाहर, इंडिया में और इंडिया के बाहर, ठीक है। फिर आता है बोरोइंग शेड्यूल। तो बोरोइंग में क्या आता है, बोरोइंग हमारा फोर्थ शेड्यूल होता है। बोरोइंग इन इंडिया और बोरोइंग आउटसाइड इंडिया, दो ही पार्ट में बांटते हैं। तो इंडिया में कहाँ कहाँ से हुई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो किया हो या किसी अदर बैंक से बोरो किया हो या किसी इंस्टीट्यूशन या एजेंसी से बोरो किया हो, और बोरोइंग आउट इंडिया, ठीक है। इनका टोटल कर देंगे। सिक्योर्ड बोरोइंग इन दोनों में से लेंगे हम, जो भी टोटल सिक्योर्ड मतलब जिसके रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ वगैरह हैं, ठीक है। अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस, अदर लाइबिलिटीज़ एंड प्रोविजंस में आते हैं हमारे बिल्स पेबल, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड और अदर, ठीक है। फिर बात आते हैं टोटल कर देंगे इनका। अब बात आते हैं कैश एंड बैलेंसेस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें हमारा कैश इन हैंड जो हमारे पास है बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें फॉरेन करेंसी नोट्स भी आ जाते हैं। बैलेंस विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें करंट अकाउंट या अदर अकाउंट्स आते हैं। फिर आता है बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये हमारा 7th शेड्यूल में आता है। इसमें बैलेंस इंडिया में भी हो सकता है और आउटसाइड इंडिया भी। इंडिया में भी बैंकों के साथ और जो मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस, तो बैंकों के साथ होगा या तो करंट अकाउंट में हो गया, डिपॉजिट अकाउंट में होगा। आउटसाइड इंडिया में करंट अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट या मनी कॉल एट शॉर्ट नोटिस। इनका टोटल कर देंगे। लास्ट में हमारा ग्रांड टोटल आ जाता है। फिर आता है 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में हमारा आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इंडिया में होगी या आउटसाइड इंडिया करेंगे, तो इंडिया में कहाँ होगी, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में हो सकती है, जो भी अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ है उनमें, शेयर्स में, डिबेंचर्स में, बॉन्ड में, सब्सिडरीज वगैरह में, जॉइंट वेंचर मतलब मिलकर जो बिजनेस वगैरह किया जाता है, ठीक है। फिर आते हैं अदर्स। आउटसाइड इंडिया में भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह या लोकल अथॉरिटीज़ होती हैं वो सब आ जाते हैं, सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर्स वगैरह और अदर इन्वेस्टमेंट। फिर आते हैं एडवांसेस। तो एडवांसेस में हमारे आएंगे बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट एंड लोन, पेबल ऑन डिमांड, ठीक है। जो भी कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट लोन से जो डिमांड पर पेबल है, टर्म लोन्स वगैरह जो एक फिक्स पीरियड के लिए होते हैं, ठीक है। मतलब भाई किसी ने लिया हो 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, इस टाइप से। टोटल में आज फिर इनका टोटल कर देंगे। फिर आते हैं सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स। सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स का मतलब होता है कि उनके जब उन्होंने लोन वगैरह लिया है तो कोई टेंजिबल एसेट्स गिरवी रखी है, लाइक एज बिल्डिंग रख दी, लैंड रख दी या कार वगैरह रख दी, ठीक है, जिसको आप छू सकते हो। टेंजिबल एसेट्स हमारी कौन सी होती हैं, विच कैन बी सी, टच, फील, ठीक है। फिर आते हैं कवर्ड बाय बैंक और गवर्नमेंट गारंटी, कि भाई बैंक ने गारंटी दी हो या गवर्नमेंट ने गारंटी दी हो, वो अनसिक्योर्ड होते हैं जिनके लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं रखी गई है। फिर आते हैं एडवांसेस इन इंडिया। इंडिया में किस फॉर्म में एडवांस हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर को, बैंक्स या अदर्स। और एडवांसेस आउटसाइड इंडिया, ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे सिंडिकेटेड लोन्स और अदर्स। फिक्स्ड असेट्स में आ जाते हैं, ये हमारे 10th शेड्यूल है। इसमें प्रीमाइसेस और अदर फिक्स्ड असेट्स। प्रीमाइसेस मतलब बिल्डिंग वगैरह, ये आते हैं एट कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च ऑफ द प्रेसिडिंग ईयर, और इसमें एडिशन क्या हुआ, डिडक्शन क्या हुआ, डेप्रिसिएशन जो भी लगा वो। अदर में आ जाते हैं वही 31 मार्च तक जो भी वैल्यू थी, फिर इसमें एडिशन कितना हुआ, रिडक्शन और डेप्रिसिएशन। मतलब ये 31 मार्च मतलब है भाई साल खत्म हुई उस टाइम पे। इसमें फर्नीचर फिक्चर्स पे इंक्लूड किए जाते हैं। फिर आता है हमारा 11th शेड्यूल। इसमें आ जाते हैं हमारे अदर एसेट्स, और वो देखो इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। इंटर ऑफिस अगर आप समझो तो ये होता है जैसे भाई एक बैंक के बहुत सारी ब्रांचेज हो सकती हैं अलग अलग जगह, उनमें अलग अलग अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए जाते हैं, तो उनके बीच में जो भी एडजस्टमेंट वगैरह हो रही है। इंटरेस्ट एक्रूड, टैक्स पेड इन एडवांसेस, स्टैच्यूटरी एंड स्टैम्प्स, स्टेशनरी एंड स्टैम्प्स, स्टेशनरी एंड स्टैम्प, नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम और अदर। तो ये हमारा बैंकिंग फॉर्मेट कंप्लीट होता है। अब जितने भी आइटम आए उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कि वो क्या होते हैं। नहीं, यहाँ पे अभी बचा हुआ है कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के बारे में। तो वो लायबिलिटी जो मतलब अभी एक्रू नहीं हुई है लेकिन फ्यूचर में चांसेस है कि वो हमारे लिए खतरा क्रिएट कर दें, तो उनके लिए हम बना के चलते हैं। जैसे भी क्लेम अगेंस्ट द बैंक, बैंक अगेंस्ट में कोई क्लेम हो, नो टेक्नोलॉजी डेब्ट, अभी तक मतलब डेब्ट के रूप में पता नहीं चला है, लेकिन भाई कोई क्लेम है बैंक के ऊपर वो आ सकता है, ठीक है। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी जो भी दी हो, कंस्टिट्यूएंट मतलब जैसे भाई कोई कस्टमर वगैरह आ गया, उसने बोला मेरी गारंटी दे दे इंडिया में, आउटसाइड इंडिया मतलब परचेज वगैरह के लिए, एक्सेप्टनेस, एंडोर्समेंट या अदर ऑब्लिगेशंस या कोई भी अदर आइटम। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रखा है। पहला था कैपिटल।
तो कैपिटल में हमारा आ सकता है अथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, ये सब आएंगे। इनको हम अलग अलग दिखा रहे थे। इसमें क्या करते हैं हम, कॉलिन एरर को तो ऐड कर देते, मतलब कॉलिन एरर को तो घटा देते हैं, लेकिन जो फॉरफिटेड शेयर्स होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, ताकि हम पेड अप जो कैपिटल है ना, कितनी पेड अप कैपिटल उस तक पहुँच सकें। ठीक है, और इसको कंबाइन करके हम इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल ऐड के अंतर्गत दिखाते हैं। फिर आते हैं रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, पहला हमारा रिजर्व था स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो ये सेक्शन 17 के अंतर्गत मेंटेन किया जाता है। इसके अंतर्गत ये होता है कि जो हमारा प्रॉफिट है करंट ईयर का, उसको 25% हमेशा इस रिजर्व में ट्रांसफर होगा ही होगा। ये लॉ के अंतर्गत प्रेस्क्राइब किया गया कि स्टैट्यूटरी मतलब होता है लीगल। ठीक है, तो इसके लिए जो भी प्रॉफिट है, मतलब डिविडेंड को डिक्लेयर करने से पहले का प्रॉफिट लिया जाएगा, उसका 25% ट्रांसफर किया जाएगा। और कहता है कि जो ये मतलब 25% है, ये कहता है कि ये है ना आरबीआई के रिकमेंडेशन पे ही, अगर आरबीआई आपको बोल देता है तो ही आप इसको ट्रांसफ़र करने से रह सकते हो, नहीं तो आपको एक स्पेसिफाइड पीरियड में ट्रांसफ़र करना होगा, मतलब स्पेसिफाइड पीरियड की कंडीशन आ जाती है। ठीक है, क्योंकि ये क्यों क्रिएट किया जाता है कि ताकि सिक्योरिटी मिले, लगा लो कभी बैंक के पास पैसे की शॉर्टेज आ जाए तो वो इस रिजर्व वगैरह का यूज़ कर पाए, सिक्योरिटी के लिए होता है। फिर आता है कैपिटल रिजर्व, ये होता है भाई असेट्स वगैरह को रिवैल्यूएशन करने पर जो सरप्लस होता है। ये क्या होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, ये होता है कि भाई जो हमारी असेट्स है आज हमारी बुक वैल्यू में हमने कितनी दिखा रखी है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमारा रिवैल्यूएशन कहलाता है। तो ये बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो उससे जो सरप्लस होगा उसको हम कैपिटल रिजर्व की तरह दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन कहता है कि इसको हम इंक्लूड नहीं करके चलते किसी भी अमाउंट में रिगार्डिंग एज फ्री फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक टाइप से कहे तो ये फ्री होता है जो भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब भाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके चलते, तो ये उससे फ्री होता है। फिर आते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, फिर आते हैं रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स। ठीक है, इसमें अदर प्रकार के रिजर्व आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटल रिजर्व को छोड़कर। फिर आता है बैलेंस ऑफ प्रॉफिट। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट मतलब एप्रोप्रिएशन के बाद यहाँ दिखाया जाता है। तो मतलब इसमें देखो कैसे दिखाता है भाई, ओपनिंग बैलेंस कितना था, एडिशन कितना हुआ, डिडक्शन कितना हुआ, हर प्रकार के रिजर्व को ऐसे ही दिखाया जाता है। हम ये पढ़ भी चुके हैं अभी। डिपॉजिट्स, वही डिमांड डिपॉजिट्स में हर प्रकार के डिपॉजिट्स आ जाते हैं जो डिमांड पर रिपेबल होते हैं। क्रेडिट, बैलेंस इन ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट अकाउंट, अदर डिपॉजिट्स पेबल एट कॉल, ये सब आ जाती हैं। सेविंग बैंक डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स। फिर आते हैं बोरोइंग्स, फिर आते हैं अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस। तो पहला आता है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल में क्या बोल रखा है कि जो बैंकर्स होते हैं उन्होंने बहुत सारे वेराइटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनको वो रिमिट करते हैं फंड्स फ्रॉम वन पैलेस टू अनदर। जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच आर आउटस्टैंडिंग, जो आउटस्टैंडिंग है मतलब अभी तक पे नहीं किए गए हैं बैलेंस शीट डेट पर, तो उनको क्या बोल देंगे, बिल्स पेपर। अब बैंक को बहुत सारे काम करने होते हैं, तो कहता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट अभी तक बैंक ने जिनकी पेमेंट नहीं की लेकिन उनको पे करने थे, तो वो उसके लिए क्या कहलाएंगे, बिल्स पेपर, वो उसकी लायबिलिटी है। ये इसमें आ जाते हैं ड्राफ्ट इशूड बाय द बैंक, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, ट्रैवलर चेक, बैंकर चेक, पे स्लिप। और क्रेडिट बैलेंस ऑफ इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, भाई कि भाई जो ब्रांचों के बीच में जो भी एडजस्टमेंट है वो। इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है, ये रेफर करता है वो इंटरेस्ट जो इनकर तो हो गया है लोन के रूप में, मतलब जिसको हमें लोन के ऊपर पे करना था लेकिन आज तक पे नहीं किया, अभी तक वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब इनकर हो गया, टाइम हो गया उसका, लेकिन हमने तो पे नहीं किया है। इट इंक्लूड इंटरेस्ट पेबल ऑन डिपॉजिट्स एंड बोरिंग विच इज एक्रूड बट नॉट ड्यू, मतलब एक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ। ठीक है, आउटस्टैंडिंग है। फिर इसमें यही बता रखा है इंटर ड्यू ऑन डिपॉजिट्स, फिर भी इसको क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, डिपॉजिट्स में। फिर बात आती है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई। आरबीआई के साथ जो भी हमारा कैश एंड बैलेंस है वो, और बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोट। तो बैलेंस विद बैंक में आता है, इसमें इंक्लूड होते हैं बैलेंस विद ऑल बैंक, जिसमें एसबीआई भी आ जाता है लेकिन आरबीआई को छोड़कर। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये रिलेटेड होते हैं इंटर बैंक ट्रांजेक्शन से, जिसके अंतर्गत आ जाते हैं अरेंजमेंट मनीज लैंड बाई वन, एक बैंक ने दूसरे बैंक को जो भी पैसा उधार वगैरह दिया है वो। आउटस्टैंडिंग इंडिया में भी वही इसमें आ जाते हैं बैलेंस, जो भी मतलब जो अलग अलग ब्रांचेज हैं आउटसाइड इंडिया उनके पास जो भी बैलेंस वगैरह रखा है। इन्वेस्टमेंट, ये दिखाई जाती है जो भी हमारा क्लासिफिकेशन दिया गया था बैलेंस शीट के फॉर्मेट में, उसके अकॉर्डिंग जो इन्वेस्टमेंट होती है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की, इसको दिखाया जाता है बुक वैल्यू पर, और जितनी भी अदर इन्वेस्टमेंट होती है उसको कॉस्ट पे या मार्केट वैल्यू पर, जो भी कम हो इनमें। गोल्ड को इंक्लूड किया जाता है अदर इन्वेस्टमेंट में न्यू फॉर्मेट स्टाइल, लेकिन जो सिल्वर है ना, सिल्वर उसको अदर एसेट्स में इंक्लूड करके चलते हैं। फिर बात आती है हमारी एडवांसेज की। तो एडवांसेज में देखो सेक्शन ए में बांट रखा है इसको और सेक्शन बी में। तो सेक्शन ए में एडवांसेज आते हैं वही इंडिया में या आउटसाइड इंडिया। तो बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, ये हम पढ़ते हैं कि जैसे जब उधार पे माल खरीदा जाता है तो वो एक बिल को ड्रॉ करवा लेते हैं, उसमें ड्रॉ और ड्रॉई पे ये सब होते हैं।
तो वही होता है कि वो ड्रोवर होता है जिसने बिल लिखा है, ड्रोवी होता है लास्ट में, मतलब जिसने साइन किया और पे जो पेमेंट वगैरह करा, ठीक है। तो वही वो बैंक के पास जाएगा उसको डिस्काउंट करवाने के लिए। अगर उसको टाइम से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो बैंक क्या करता है, उसको डिस्काउंट करता है, और मैच्योरिटी से पहले उसको पैसे दे देता है और उसमें से कुछ डिस्काउंट खुद का ले लेता है। तो उसे बोलता है बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड। कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन रिपेबल वगैरह। कैश क्रेडिट क्या होता है, कैश क्रेडिट वो अरेंजमेंट है जिसके द्वारा बैंक है ना पैसा देते हैं एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है। मतलब कुछ गिरवी रखेंगे ना बैंक के पास तभी बैंक हमें पैसा देता है, ठीक है। और इंटरेस्ट उतने ही अमाउंट पर चार्ज होता है जितनी एक्चुअल में विड्रॉ की जाती है, ना कि जितना कैश क्रेडिट अलाउ किया गया है। और जो ये इंटरेस्ट रेट होती है ना ये ज़्यादा होती है जितना मतलब नॉर्मली लोन पर चार्ज किया जाता है, क्योंकि बैंक ही हमें फैसिलिटी भी दे रहा है कि हम कभी भी वो पैसा निकाल सकते हैं। वो इंटर अमाउंट अवेलेबल रहती है हमेशा, जब भी हम डिमांड करेंगे तभी वो अमाउंट में हमें मिल जाएगी। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, देखो जो बैंक के ट्रस्टवर्दी कस्टमर होते हैं, रेगुलर कस्टमर होते हैं, जो करंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं बैंक के साथ, उनको ये फैसिलिटी मिलती है। लगा लो भाई कभी पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ जाए लेकिन वो कैसे शॉर्टेज हो जाए, आपको पैसे चाहिए थे 5,000, बैंक में थे 4, तो बैंक को आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है कि जितने आपके खाते में पैसे हैं उससे ज़्यादा विड्रॉ करने हैं, ठीक है। लोन रिपेबल ऑन डिमांड, दीज आर शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं जो बैंक कवर करता है डिमांड पर। फिर बात आती है टर्म लोन, इसमें आते हैं एडवांसेस ऑफ फिक्स अमाउंट विड्रॉ इन लंप सम एंड सैंक्शन फॉर फिक्स टर्म, ठीक है, जो एक फिक्स टर्म के लिए दिए जाते हैं। इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है टोटल अमाउंट पर इसके अंतर्गत, ठीक है। लेकिन इसमें इंटरेस्ट रेट वही बात है कम होती है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट से, क्योंकि इसमें अमाउंट का आइडल नहीं रखा जाता, उसको यूज़ कर लिया जाता है बैंकों के द्वारा। फिर आता है बी में आ जाते हैं ये इन शेड्यूल को, भाई हमने 2 पार्ट में बांटा था, ए और बी। ए हम देख चुके हैं, बी में आते हैं एडवांसेस सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट्स, एडवांसेस इज कवर्ड बाय गवर्नमेंट एंड बैंक गारंटी अनसिक्योर्ड एडवांसेस। और सी में आ जाते हैं हमारे इंडिया में और आउटसाइड इंडिया में जो भी एडवांसेस है। इंडिया में एडवांसेस में कौन कौन से आते हैं, सेक्टोरल बेसिस पे देखें तो प्राइमरी, पब्लिक, बैंक, अदर, और आउटसाइड में ड्यू फ्रॉम बैंक, ड्यू फ्रॉम अदर्स, बिल्स परचेज एंड डिस्काउंटेड, सिंडिकेटेड लोन और अदर्स, ठीक है। फिर आती है हमारी फिक्स्ड एसेट्स, इनको जैसे हमने पहले भी देखा है फिक्स्ड एसेट्स कौन कौन से थे वो सब जैसे भाई, ठीक है। और अदर एसेट्स पे आ जाती है हमारी इंट्रा एसेट्स, ये हम पढ़ ही चुके हैं इसको डेबिट में। तभी इंट्रा मतलब जब ब्रांचेस के बीच में जो भी एडजस्टमेंट वगैरह होती है। इंटरेस्ट एक्रूड हो गया है, मतलब जो एक्रू हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है। टैक्स पेड इन एडवांस में टैक्स पे कर दिया, और टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स वगैरह। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स क्या होता है, जहाँ पे आप काम करते हो आपको महीने वाले दिन जब पैसा मिलता है तो उससे टैक्स कट के जब आपको पैसा मिले, आपका जो मतलब ओनर एम्प्लॉयर है वो आपके मतलब इनकम से पहले ही टैक्स वगैरह कट कर ले, ठीक है। स्टेशनरी एंड स्टैम्प, नॉन बैंकिंग असेट्स एक्वायर्ड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम। ये क्या होता है कि जो नॉन बैंकिंग असेट देखो वो होती है जो बैंकों ने खुद के पर्पज़ के लिए नहीं खरीदी, जिनको बैंक बेच नहीं सकते खुद के पर्पज़ के लिए। मतलब ये होता है कि मैं बैंक के पास गई, मैंने लोन लिया और मैंने बैंकों के पास कोई गिरवी असेट्स रखी तो वो बैंकों की नहीं है, ठीक है। लेकिन बैंक उसका यूज़ कब कर सकते हैं, बैंक उसको गिरवी कब रख सकते हैं, जब मैं बैंक को पेमेंट टाइम पर नहीं करूँगी, बैंक के साथ डिफॉल्ट करूँगी। तो नॉन बैंकिंग असेट्स रेफर करती है वो असेट्स जो ना मतलब बैंकों के पर्पज़ के लिए नहीं एक्वायर की गई हैं। अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज में सेक्शन 8 के मतलब जो भी बैंक ने इम्पोज किया रिस्ट्रिक्शन उनके अकॉर्डिंग कोई भी बैंक ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाइंग एंड सेलिंग में डील नहीं कर सकता इन असेट्स की, ना बार्टरिंग कर सकता है। कब कर सकता है, लीजिटिमेट बैंकिंग बिजनेस के केस, मतलब लैंड कर सकता है सिक्योरिटी ऑफ सच एसेट्स, मतलब ऐसे एसेट्स हमने ली सिक्योरिटी के ऊपर और उनको लोन वगैरह दे दिया, और लोन नहीं उनको रिपो मतलब जो भी लोन नहीं था जिसने लोन लिया था वो ना टाइम पर लोन कोई पेमेंट करने से रह गया तो बैंक क्या कर सकता है उसको अपने अधिकार में ले सकता है क्योंकि वो सिक्योरिटी में थी, ठीक है। इस केस में वो इसका भाई बेच सकता है वो सब, और इसको ना 7 ईयर्स में वो डिस्पोज करना मतलब दे देना, डिस्पोज कर देना 7 ईयर्स में कर सकते हैं। ये पीरियड बढ़ाया भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है जब आरबीआई वो हमें परमिशन वगैरह दे देता है। तो ये हमारे नॉन बैंकिंग असेट्स वगैरह होती हैं। अदर्स में आ जाते हैं जो भी इंक्लूड करता है एक्यूरेट इंटरेस्ट वगैरह, अदर देन इंटरेस्ट, सिल्वर, एडवांसेस वगैरह जो स्टाफ वगैरह को दी गई हैं ये सब। फिर आते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी, वही जो क्लेम अभी तक एक्नॉलेज नहीं है लेकिन हो सकते हैं, ठीक है। लायबिलिटी फॉर पार्टली पेड इन्वेस्टमेंट, लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड गारंटी वगैरह। फिर आता है बैंक एक्सेप्ट करता है इंडोर्समेंट एंड ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टनेस मतलब देखो बैंक क्या कहता है अगर किसी आदमी को कोई भाई सामान खरीदना उधार पे, इंडिया में भी हो सकता है आउटसाइड इंडिया भी, तो क्या कहता है श्योरिटी चाहिए, मेरे को तो गारंटी चाहिए, तो बैंक उसके लिए श्योरिटी का काम करता है, ठीक है। बैंक क्या करता है श्योरिटी का भी काम करता है, बैंक है वो बिल को इंडोर्स भी करता है, ठीक है। बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट भी इशू करके चलता है, और अदर टर्म्स अदर आइटम फॉर विच बैंक इज
कंटीजेंट लायबल, मतलब कुछ और आइटम होते हैं जिनके लिए भी लायबल होते हैं, लाइक एज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, कंटीजेंट लायबिलिटी, बिल्ड डिस्काउंटेड, एस्टिमेटेड अकाउंट वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और उसकी जो डिटेल्स थी वो खत्म होती है। इससे अगले वाले पार्ट में जो भी बैंकिंग कंपनी से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, पॉइंट्स वगैरह, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।